हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 17 जनवरी 2022 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले भी हम कुछ साइंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कॉलम ए में दिए गए मदों यानी जो पद दिए गए हैं कॉलम ए में, कॉलम बी के मदों से मिलान करना है, यानी ए को बी से मिलाना है। कॉलम ए में हमें क्या दिया गया है? विटामिन और खनिज दिया गया है कि विटामिन ए बी सी, और 4 पे दे दिया आयरन लोहा। अब बी कॉलम में क्या दिया हुआ है कि इन जो विटामिन या खनिज है इनकी कमी से कौन से रोग हो सकता है, उससे हमें क्या करना है? इनका मिलान करना है। ठीक है, तो विटामिन ए से आपको सबको पता है, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? दृष्टिहीनता या क्षीणता, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी भी बोला जाता है इसको। तो विटामिन ए से क्या हो जाएगा? ये लॉस ऑफ विजन, क्षीणता या दृष्टिहीनता हो जाएगा। ठीक है, अब है विटामिन बी। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, जिसमें B1 B2 B3 B5 B7 12 ये सब रहते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। विटामिन बी से कौन सा होता है? बेरी बेरी, यानी ये बी मिलेगा हमारा जो 5 पे बेरी बेरी दिया हुआ है, इससे मिल जाएगा। अब आ गया विटामिन सी। विटामिन सी जिसका एक जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है इसको, ए को रेटिनॉल बोला जाता है। बी एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, तो इसमें B1 B3 इन सब के अलग अलग नाम रहते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी है, इसको क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। जो हमारे जो मसूड़ों से खून वगैरह निकलता है उस वो किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी के होता है। ये खट्टी चीजों में पाया जाता है विटामिन सी, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें पाया जाता है विटामिन सी। इससे कौन सा रोग होगा? सकरवी, जो मसूड़ों से खून निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सकरवी, विटामिन सी के। अब आ गया आयरन लोहा। तो सबको पता है आयरन लोहा से एमीबिया, कौन सा? एनीमिया, यानी रक्त की जो कमी होती है हमारे अंदर, एनीमिया, उसको बोला जाता है। रक्त की कमी को बोला जाता है वो आयरन, यानी जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर आयरन पाया जाता है, उसकी कमी होगी तो यानी रक्त की कमी। तो अरक्ता एनीमिया रोग पाया जाता है लोहे की कमी की वजह से, आयरन की वजह से। ठीक है, यानी विटामिन ए को मिलाया हमने किससे? क्षीणता या दृष्टिहीनता, लॉस ऑफ विजन से। बी को मिलाया बेरी बेरी से। सी को मिलाया स्क्रवी से। आयरन लोहा को एनीमिया से। अब ये गाइट और घेंगा दे दिया, ये कौन सा है? थायराइड ग्रंथि में जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है वहां पाया जाता है। यानी जब थायराइड ग्रंथ थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो ज्यादा स्रावित है या कम स्रावित हो, उसमें ये रोग होगा गाइट और घेंगा। ठीक है, ये गले में होता है, जो हमारी सांस नली है उसके। ठीक है, अब ये एक और दिया हुआ है रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? ये विटामिन डी की कमी से होता है, यानी जो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है, वो वाला रोग है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन क्या है ये आपको पता है? विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षा, यानी एक प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा कौन कर रहे हैं? विटामिन कर रहे हैं। अगर इनकी हमारे अंदर कमी होगी तो हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। तो विटामिन ए से आपको पता है कौन सा हो गया? क्षीणता या दृष्टिहीनता, बी से बेरी बेरी, सी से सक्रिय, आयरन लोहा से एनीमिया। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है कि ए को मिलाया है हमने 4 से। ए 4 दिया हुआ है हमें दो ऑप्शन में, ए और बी ऑप्शन में। अब विटामिन बी को मिलाया है बेरी बेरी से, वो कितने नंबर पे है? वो है हमारा 5 नंबर पे। तो यानी कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन आ गया। कौन सा आ गया? बी ऑप्शन, क्योंकि बी में ही 5 दिया, इसमें तो 4 दे दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें, जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब दे दिया 2 नंबर क्वेश्चन, क्या है? ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? यानी रुधिर में जो ऑक्सीजन होता है उसकी क्षमता को घटा देती है विषैली गैस। तो ऐसी गैस कौन सी होती है और कब पैदा होती है? वो ईंधन के अपूर्ण दहन से।
यानी पेट्रोल वगैरह जो जलता है उससे जो गैस उत्पन्न होती है विषैली, वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और वो करती क्या है? रुधिर में जो ऑक्सीजन वाहक क्षमता है, रुधिर की जो ऑक्सीजन वाहक क्षमता है उसको क्या करती है? घटा देती है। तो ये आएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी आएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो क्या है कि हमारे ये रहता है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ये जो ऑक्साइड है धुएं में उपस्थित जो गैसें हैं उनके साथ क्रिया करके धूम कोहरा बना देते हैं, जिससे सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। किस क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसमें भी विषैली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो कर रहे हैं। पर हमें इसमें बताना है ईंधन के अपूर्ण दहन से। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन राइट होगा 2 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड भी विषैला है, पर हमें यहाँ पे ईंधन के अपूर्ण दहन से बताना है, तो वो रहेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोई 200 केजी द्रव्यमान का पिंड है, यानी पिंड का यानी जो दिया हुआ है उसका वेट कितना दे दिया? वो दे दिया हमें 200 केजी। 200 केजी दे दिया वेट। अब और क्या दिया है? और किसी चिकने घर्षण रहित, यानी कोई जो पृष्ठ है वो घर्षण रहित है, उस पे वो चिकना है, घर्षण रहित है, क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी दे दी वो कितनी दे दी? 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से, यानी जो वेग है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे ही वो चल रहा है। और कितने? 5 मीटर पर सेकंड से फिसल रहा है। इसी पिंड को इसी वेग से, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं करना, जो वेग है उसी से हमें गतिमान रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो F इक्वल टू यानी फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है? M इंटू ए रहता है हमारा। M तो दे दिया हमें 200, M तो दे दिया 200, पर A जो त्वरण रहता है, एक्सीलरेशन रहता है, वो क्या है? वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? वो वेग में परिवर्तन। पर यहाँ वेग में परिवर्तन नहीं करना हमें, जो वेग था हमारा 5 मीटर पर सेकंड वो ही रखना है, यानी जो परिवर्तन है वो जीरो है। वेग में परिवर्तन क्या है? जीरो, यानी A इक्वल टू क्या आ गया हमारा? जीरो आ गया। M तो हमें पता है 200 है, A क्या आ गया? जीरो आ गया। तो A जीरो है, तो क्या हो गया? F इक्वल टू 0 न्यूटन, यानी कि शून्य बल चाहिए हमें। उसी वेग से हमें उस वस्तु को गतिमान रखना है, तो किसी प्रकार की कोई बल की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं करना। अगर वेग में कम या ज्यादा करना होता तो बल की जरूरत पड़ती, या तो आगे लगाना पड़ता या पीछे लगाना पड़ता। तो ए हमारा आता। अब ए आया हमारा जीरो, तो क्या आ गया? हाँ, फोर्स कितना चाहिए हमें? शून्य, यानी जीरो आ जाएगा। तो 3 में कौन सा आंसर सही रहेगा? जो हमारा दिया हुआ है शून्य, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा 3 में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इंद्रधनुष क्या है? सूर्य की जो किरणें हैं, बारिश का मौसम में बारिश आई हुई होती है, सूर्य की जो किरणें हैं वो बारिश की बूंदों पर गिरती है, और क्या है? हमें 7 रंगों में विभक्त हुई दिखाई देती है। तो ये कौन से काम कर रहा है? ये वर्ण विक्षेपण भी करना है, यानी रंगों में क्या हो रहा है? उसका बढ़ रहा है, 7 रंगों में बढ़ता है, उसी को तो इंद्रधनुष बोलते हैं। और ये सब रंग आपको पता है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? विबग्योर। इसको कैसे निकाला जाता है? विबग्योर से निकाला जाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की घटना समझ में आ रही है, इससे अपवर्तन परावर्तन हम देख सकते हैं। तो क्या है, इंद्रधनुष के विषय में हम कुछ कथन दिए गए हैं, वो आपको देखना है कि कौन सा होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। दूसरा, इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। तीसरा, इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। 4 क्या दे दिया? इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति क्यों कार्य कर रही है। प्रिज्म क्या होता है? जब सूर्य की किरणें प्रिज्म पर गिरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त होती है, वर्ण विक्षेपण। तो वही तो कर रही है वर्षा की बूंदें। तो ठीक है, तो वर्षा की बूंदें किसकी भांति करिए? प्रिज्म की भांति। तो ये वाली बात तो ठीक है। इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। बूंदों को देखेगा, सूर्य उसके पीछे होगा, तभी तो पीठ कहाँ होगी? सूर्य की ओर होगी। तो ये बात भी ठीक है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला नहीं। पहला ऑप्शन भी ठीक है, सामान्यतः वर्षा के पश्चात ही तो दृष्टि को वर्षा की बूंदों पर ही तो गिरेगी।
तो वर्षा के बाद में देखने को मिलेगा। यानी 1 भी ठीक है, 3 भी और 4 भी। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 2 नंबर ऑप्शन, तो ये इसमें राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया हमें, 5 नंबर क्वेश्चन है कॉलम 1 के मदों का कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम ए में दिए गए हैं हमें सूक्ष्म जीव, कॉलम 1 में क्या दिए गए सूक्ष्म जीव, दूसरी तरफ है वो किस प्रकार, यानी उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनसे हमें क्या करना है, उनका मिलान करना है। तो पहले में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहले में, शैवाल एल्गी। तो शैवाल एल्गी क्या रहता है हमारा, जो शैवाल एल्गी होता है वो स्पाइरोगोरा होता है एक तो, एक क्या होता है जो हमारा दिया हुआ है ये क्लाइमेडो मोनार, ये रहता है शैवाल, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से ही मिलाना है। अब जीवाणु आ गया, तो जीवाणु इसमें अमीबा, एमरिकोन, एस्पेरिजिलस, लैक्टोबैसिलस, तो इसमें जीवाणु रहता है लैक्टोबैलिक जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो ये आ गया जीवाणु। अब है फंगी कवक, इसमें से हमें कवक या फंगी देखना है कौन सा है। तो कवक या फंगी होता है, एक तो एस्पेरिजिल्स होता है, और भी पेनिसिलिन होता है, राइजोपोस होता है, ये भी कवक और फंगी है, तो ये चार से मिल गया। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ अमीबा आ जाएगा, प्रोटोजोआ क्या आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा। ये पैरामीशियम भी होता है, ठीक है। किसको, शैवाल को मिलाया है हमने क्लाइमेडोमोनार से, जीवाणु को लैक्टोबैसिलस से, कवक को किससे मिलाया है हमने, कवक को मिलाया एस्पेरिजिल से, और प्रोटोजोआ अमीबा, यानी फर्स्ट को मिलाया फर्स्ट से, फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाया, तीन ऑप्शन में दिया, नहीं पता चल रहा। अब जो बी ऑप्शन है जीवाणु, उसको मिलाया हमने 5 से, तो 5 दे दिया हमें ए इसमें, 1 में और सी में, यानी ए और सी में दिया है, इससे भी नहीं पता चला। अब आगे देखते हैं कवक, कवक को मिलाया है हमने एस्पेरिजिलस यानी 4 से, 4 दिया है सिर्फ ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट रहेगा। अब क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं आप, ठीक है, ये कोई दर्पण है। आप दर्पण से 3 मीटर दूरी पर हैं, कितनी दूरी पर हैं आप, यानी यहाँ अगर आप खड़े हैं तो कितनी दूरी पर है आप, 3 मीटर की, कितनी दूरी है, 3 मीटर की। और क्या दिया, आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है, और जो आपका मित्र है वो कितनी दूरी पर खड़ा है दर्पण से, वो खड़ा है 4 मीटर की दूरी पर, कितने की, 4, यानी 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है आपका मित्र। आप ए पे अपने आप को समझ लीजिए और बी पे अपने मित्र को समझ लीजिए। अब आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है, तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या रहता है, जितनी दूरी पर बिंब रखा जाता है, तो 4 मीटर की दूरी पर है आपका मित्र, तो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 4 मीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि इसका गुण है कि जितनी दूरी पर बिंब रखा जाएगा प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, यानी जिसकी इतनी लंबाई होगी उसकी भी इतनी ही लंबाई होगी। अब आपको देखना है कि आपके मित्र का प्रतिबिंब ये है, ये सी वाला, ठीक है, ये क्या है, प्रतिबिंब आपके मित्र का। अब आपको देखना है आपके मित्र के प्रतिबिंब यानी सी और आपके बीच की दूरी, हम कहाँ खड़े हैं, ए पॉइंट पे, तो हम 3 मीटर ये हो गया और 4 मीटर ये हो गया, तो कितना हो गया, 7 मीटर की दूरी पर हम, क्या होगा, हमारे दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 7 मीटर, यानी बी ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है। ये वाली दूरी इसमें काउंट करनी है। ये बात ध्यान रखिए कि समतल दर्पण से जो बिंब बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ था, तो 4 मीटर दूर था आपका मित्र, प्रतिबिंब बना 4 मीटर की दूर, और आप दर्पण से कितनी दूरी पर है, आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आपके प्रतिबिंब और आपके मित्र के जो प्रतिबिंब बनेगा उनके बीच की दूरी आती तो वो 1 मीटर की आती, वो 1 मीटर की आती है, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी हो सकता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, सौर परिवार के नीचे दिए गए ग्रहों में से उसे चुनिए जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। तो सौर परिवार में यानी सूर्य जिसका क्या है, मुखिया है, और 8 ग्रह उसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी भी उनमें से एक है, ठीक है। 4 ग्रह आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 ग्रह बाह्य ग्रह होते हैं। बुध सूर्य के सबसे पास में है
और क्या है, जो ओ वरुण ग्रह है हमारा, वो सबसे दूर है सूर्य से। और पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और दूरी के हिसाब से तीसरी है, यानी पहले बुध है, फिर शुक्र, क्या आ गया, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आएगा हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आएगा। ये क्रम है सूर्य की दूरी। तो दूरी के हिसाब से पृथ्वी 3 पे है, और अगर इनका आकार देखा जाए तो उस हिसाब से 5वां ग्रह है हमारे पृथ्वी। अब हमें देखना है, इसमें से 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र, शुक्र ग्रह और नेपच्यून ग्रह, ये क्या होते हैं, किस दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसमें से वो ही एक ग्रह ऐसा है जो कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। उसका ही जो अक्ष है वो अत्यधिक झुका हुआ और वो लुढ़कता सा प्रतीत होता है, जो वो गति करता है। तो कौन सा आएगा, वो नेपच्यून आएगा। कौन सा ग्रह आ जाएगा, नेप कौन सा आएगा, यूरेनस। सॉरी, नेपच्यून ने होके कौन सा आएगा, यूरेनस, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। तो शुक्र और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की, यानी सूर्य के डायरेक्शन में ही घूमते हैं। बाकी जब ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, यूरेनस ग्रह आ जाएगा। डी ऑप्शन राइट रहेगा 7 में। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी दी हुई है, 320 मीटर पर सेकेंड। यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, क्या लैम्बडा दिया हुआ है हमें, 640 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया, सेंटीमीटर, ये है मीटर पर सेकंड में और ये है सेंटीमीटर में, तो यूनिट का आप भी ध्यान रखिए। तो इसका आवर्तकाल यल निकालना, क्या है, हमें टी निकालना है। तो टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो ये अगर इसकी जो चाल है इसको v माने हम, ध्वनि की चाल वायु में माने v, यानी v इंटू, क्या फॉर्मूला रहेगा, v इंटू, नहीं, t इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा हमारा, क्या रहेगा, लेमड़ा बाई v। यानी v क्या होता है, फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, लेमड़ा इक्वल टू आवर्तकाल इंटू वेलोसिटी होती है। इसी से हमने ये ऊपर वाला फॉर्मूला बनाया, यानी आवर्तकाल हमें निकालना है। बाकी 2 हमें दिए हुए हैं, लैम्बडा भी दिया है यानी तरंग दैर्ध्य भी दी हुई है, और वेलोसिटी भी दी हुई है। तो ये हम इससे निकाल लेंगे। तो लैम्बडा दी हुई है हमारी 640 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे, हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि उसकी यूनिट मीटर में है। दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। मीटर में चेंज करने के लिए इसको हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मीटर हमारा, 6.4 मीटर आ जाएगा लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा पता चल गया हमें 6.4 है। वेलोसिटी तो हमें पता ही है 320 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.02 सेकंड आएगा, क्योंकि जो यूनिट है वो सेकंड में है। तो 0.02 सेकंड आएगा, यानी डी ऑप्शन राइट रहेगा, जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दे दिया, 9 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस एक साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है। तो नीले को लाल अम्ल करेगा। अम्ल यानी कोई अधातु ऑक्साइड होगा, वही क्या करेगा, अम्लीय, उसका जो जलीय विलयन है वो अम्ल की भांति कार्य करेगा। तो इसमें अधातु है सल्फर, सल्फर एक अधातु है। कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब क्या है, धातु है। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षार की, यानी उनका जो विलयन है वो क्षार ही माध्यम के भांति कार्य करेगा। पर अधातु का जो ऑक्साइड होगा उसका जो जलीय विलयन है वो अम्ल की भांति। तो नीले लिटमस को लाल करता है, यानी अम्ल है। तो सी ऑप्शन राइट होगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। क्या होगा, SO2 आ जाएगा इसमें। बाकी कॉपर डाइऑक्साइड, CuO, ये सब धातु हैं, क्योंकि कॉपर, कैल्शियम ये सब क्या है, धातु। धातु के जो विलयन होता है वो कैसा रहता है, क्षार की भांति का है, और अधातु का अम्ल की भांति। सी ऑप्शन राइट रहेगा 9 में। अब क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में किया जाता है, क्योंकि, यानी एक जो 4 कथन दिए गए हैं, क्रोमियम के समय, क्रोमियम धातु है, उसका जो लेपन है वो किया जाता है। क्यों किया जाता है, कुछ उसकी क्वालिटी है तभी तो किया जाता है। उसमें से हमें देखना है कौन सा सही नहीं। पहला, इसका आविर्भाव मंद है। दूसरा, वह संगासित नहीं होता, यानी उस पर किसी प्रकार की जंग या कोई क्रिया नहीं होती। तीसरा, इस पर खरोंच नहीं पड़ती। 4 है, इससे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से ये महंगा रहता है। तो वह संसारी, ये
बी, सी और डी ये सब क्रोमियम के बारे में सही है। पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये क्रोमियम के बारे में क्या है, गलत है। तो ये इसमें राइट है, असत्य ही तो बताना है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा हमारा। जो 10 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन है स्तंभ ए में दी गई फसल बोने या काटने की विधियों को स्तंभ बी में दिए गए उनके कथनों से मिलान करना, यानी ए तरफ हमें दे रखा है जो विधि है कि कौन सा काम कब हो रहा है, उसको शब्दों में वर्णन बी स्तंभ में किया गया है। तो पहला है फसल काटना, तो फसल काटना यानी फसल पक के तैयार हो जाती है तभी तो हम उसको काटेंगे, पहले काट लेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। तो फसल काटना, हार्वेस्टिंग क्या होगा, फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, तो इससे मिलेगा ये। तो ये थर्ड से मिल जाएगा हमारा फर्स्ट। अब है दावना या गहाना यानी थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या होता है, जब भूसे को जो भूसे में दाने होते हैं उनको भूसे से अलग करना, यानी फसल को अपने हाथ में लेना, दानों को अलग करना भूसे से। क्या आएगा इसमें, इसमें दिया दानों को भूसे से अलग करना, ये दिया 4 नंबर ऑप्शन में, तो 2 मिल जाएगा 4 से। अब है फसल चक्रण। तो चक्रण आपको पता है कोई चीज नियत ना रह के उसको घुमाना, चक्रण वही हो गया। तो क्या हो गया इसमें, विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतर क्रम में उगाना। जैसे क्या होता है कि इस बार हमने जो हमारी रबी की फसल है उसमें गेहूं बोया, रबी की फसल में गेहूं बोया, तो अगली बार हम सोचेंगे वहां पे उसी रबी की फसल में सरसों बो दे, ताकि फसल की जो उर्वरता है वो भी बनी रहे। क्योंकि एक फसल में को अलग चाहिए होता है, दूसरी फसल को अलग चाहिए होता है, तो इससे जो जमीन की है वो उर्वरता यानी मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी बनी रहती है, और फसलें भी एकांतर क्रम में उगती रहती है। तो फसल चक्रण बारी बारी से बोना एकांतर क्रम में, 2 से मैच हो गया। अब है टपक प्रणाली, ड्रिप सिस्टम। तो टपक से ही पता चल रहा है, ड्रिप से बूंद बूंद, जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों, यानी जहां पानी की कमी है वहां ये सब जो ड्रिप सिस्टम है वो लगाया जा रहा है। इससे जो पानी है वो भी तो बच रहा है, क्योंकि सीधा जड़ों को दिया जा रहा है पानी, पत्ती वगैरह में नहीं गिर रहा, सीधो जड़ों। तो जड़ों को ही तो जरूरत होती है, वही तो ऊपर लेके जाएगी भोजन बनाने के लिए, तो सीधा जड़ों में पानी दिया जा रहा है। तो टपक प्रणाली, ठीक है। एक फुहारा सिस्टम है, वहां वो भी वहीं पे है जहाँ पानी की कमी होगी, ताकि जो फसल है उनके ऊपर पानी गिरे, बाकी जगह जहाँ जरूरत नहीं है वहां पानी बच जाएगा। तो ये सब जहाँ पानी की कमी है और पानी को बचाने के जो तरीके हैं उस हिसाब से जो ये सिस्टम है वो बनाए गए। ड्रिप सिस्टम जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों पर गिरता है, यानी फर्स्ट से मैच होगा हमारा जो 4 दिया। अब देखिए ए को मिलाया है हमने किससे, 3 से, तो ए को मिलाया है 3 से, तो ए दी सिर्फ ये दिया हुआ है हमारा डी ऑप्शन में। किसमें दिया हुआ है ये, डी ऑप्शन में। एक को किससे मिलाया, 3 से। अब क्या दिया, दावना या गहना, तो इसको क्या किया हमने, काटना, दानों को भूसों से अलग करना, दानों को भूसों से अलग करना। इसको मिलाया हमने 4 से, इसके मिलाया, इसको मिलाया हमने 4 से। ठीक है। अब क्या आ गया, तीसरा सी को मिलाया है हमने इससे विभिन्न, जो 2 है 2 नंबर पे, यानी इसमें शायद ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो रहे हैं। कैसे, क्योंकि ए को मिलाया है हमने किससे मिलाया है, फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, ए का मिलेगा 3, ए का 3 है बी ऑप्शन में। अब क्या है, बी को किससे मिलाया है हमने, बी को मिलाया है 4 से, बी को किससे मिलाया है 4 से, तो वो दे दिया हमारा डी ऑप्शन में। वो तो यहाँ पे आना चाहिए था हमारा साइन, 3 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ए पे 3 आता, बी पे 4 आ गया। सी को किससे मिला है, फसल चक्रण को 2 से, बाकी सब ठीक है, सिर्फ जो ए वाला है वो ही इसमें मिस प्रिंट हुआ है, यानी ये वाला यहाँ आना चाहिए था और ये वाला यहाँ, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। क्या आएगा, ए को मिलाएंगे 3 से, ए को मिलाएंगे 3 से, ठीक है। फिर बाकी सब ठीक है, ए की जगह सिर्फ 3 आना चाहिए था, सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा हमारा। अब क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचे तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित यानी नहीं होती है, वो आपको बताना है। तो क्या पहली है, नाखूनों से, नाखून क्या होता है, हमारा जो नास द्वार है उनको बोलते हैं, हवा अंदर की ली जाती है, तो ये बात तो ठीक है। फसलियां बाहर की ओर गति करती है, तो आप सांस लेके देखिए यानी अंदर खींच के देखिए तो आपको ऐसा महसूस होगा
जैसे हमारी जो पसली है वो बाहर की ओर आई है, ये बात भी ठीक है। जो मध्य पट है वो क्या नीचे दबेगा, न कि ऊपर उठेगा, तो ये बात इसमें गलत है। फेफड़े फैलते हैं यानी आयतन बढ़ता है, जब वायु अंदर जाएगी तो आयतन तो बढ़ेगा, तो ये बात भी ठीक है। इसमें जो 3 है वो आएगा। तो इसमें क्रिया क्या होती है, क्रिया ये रहती है कि जब हम सांस लेते हैं यानी नाक से हम जो हमारे नाक द्वारा वहां से ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, तो वे हमारी नाक से जो गुहा है उसके अंदर चले जाते हैं, वहां से फिर कहाँ जाएगी, श्वास नली में जाएगी, वहां से फिर कहाँ जाएगी, श्वास नली में जाएगी, ठीक है। और श्वास नली से होते होते कहाँ जाएगी, फेफड़े में जाती है। और फेफड़ा क्या होता है, कहाँ स्थित होते हैं फेफड़े, वस गुहा में स्थित होते हैं। और वस गुहा में जो फस ये जो वस गुहा होती है हमारी, वो किससे घिरा होता है, यानी सिक्योरिटी के लिए इसके ऊपर पंसलियां होती हैं ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ये पंसलियों से घिरे रहते हैं। एक बड़ी पेशीय जो परत है उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम कहलाते हैं, जो पूरा मिलके क्या बन गया, एक डायफ्राम बन गया। तो डायफ्राम वस गुहा को आधार प्रदान करती है, यानी वस गुहा को जो डायफ्राम है पूरा जो मिलके क्या बनाएगा, डायफ्राम है, वो उसको आधार बेस प्रदान करेगा, ठीक है। फिर श्वास नली में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। इसमें किस प्रकार की गति होगी, जो श्वास नली हमने सांस ली है, डायफ्राम है, इनके सबकी गति को क्या किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। मतलब श्वास को जब हमने अंदर खींचा है तो आयतन बढ़ा है, यानी क्या हुआ है, जब श्वास को हमने ऑक्सीजन को अंदर खींचा है तो हवा आई है, हवा आई है तो आयतन बढ़ा है, तो इससे फेफड़े हैं वो फैल जाते हैं। पर मध्य पट है वो ऊपर ना उठ के नीचे बैठता है, तो ये ऑप्शन ही इसमें राइट रहेगा, सी ऑप्शन, ये सत्य है इसके बारे में। अब है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन दे दिया, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है। तो जाइलम और फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाले दो उत्तक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो पौधे में पाए जाने वाले दो उत्तक होते हैं। तो जाइलम का काम क्या रहता है, जड़ों में उपस्थित होता है। ये क्या करता है, जड़ों से क्या करता है, जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है और जो जल है उनको खींचता है। खींचता मतलब ये क्या कर रहा है, उस चीज को खींच रहा है, चूस रहा है। तो इसका काम क्या, चूषण विधि से उसको खींच रहा है, जल को और पोषक तत्वों को, और फिर उसको कहाँ लेके जा रहा है, पत्तियों तक पहुंचाएगा। जड़ द्वारा खींचकर कहाँ पहुंचा रहा है, पत्तियों तक पहुंचा रहा है, ठीक है। फिर पत्तियां क्या करेगी, भोजन बनाएगी सूर्य के प्रकाश में, और जो भोजन बनेगा वो पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाएगा, वो फ्लोएम पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, वो फ्लोएम पहुंचाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जाइलम का काम है जड़ों द्वारा यानी पोषक तत्वों को और क्या करना, जल को खींचना, वो जाइलम का काम है। वो पत्ती द्वारा बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, वो किसका काम है, वो फ्लोएम का काम है। तो यह एक उत्तक है, सही बात है। एक नली जैसी वाहिका है, जड़ों से खींच के ऊपर तक पहुंचा रही है, तो नली जैसी ही है। तो नली जैसी वाहिका है, या भोजन का पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में सहवन करता है, तो ये बात क्या है, गलत है। ये काम किसका है, फ्लोएम का है, न कि जाइलम का है। 4 पे वाष्पोजन में इसमें चूषण बल उत्पन्न होता है, तो खींच रहा है मतलब चूस रहा है, तो चूसने वाला बल काम कर गया, तो ये बात भी ठीक है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और डी है, पर सी इसमें गलत है, तो गलत का ही चुनाव करना था, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन 13 में, ठीक है। अब दे दिया हमें 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्या है, आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया और आप इसके पर्दे पर किसी रंगीन भवन का दूरस्थ प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा वो आपको बताना है। तो जो सुई छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और जैसा है रंगीन है तो रंगीन बनेगा। और क्या होगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, क्योंकि बड़ी चीज को छोटे में दिखाया जाएगा सुई छिद्र कैमरे में। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए, निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती। यानी डाइल्यूट H2SO4 से तो कर लेती है, पर डाइल्यूट HCl को गर्म करने के बाद में भी नहीं करती है वो क्रिया, ठीक है। तो ऐसी धातु आएगी हमारी कॉपर। देखियो, H2 क्या लिया है हमने, H2SO4, H2SO4 क्रिया की इसने Cu कॉपर से, बना क्या, इसने जो H2 है उसको विस्थापित कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली इसने, CuSO4 के बन गया और H2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है।
H2 गैस बाहर निकल गई। अब हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं, ठीक है, और Cu लेते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं और क्या करते हैं, गर्म करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसकी जो क्रियाशीलता है वो गर्म करने पर भी क्या होती है, नहीं बढ़ती है, पर इसमें बढ़ जाती है, H2 को विस्थापित कर देता है Cu को, पर इसमें से H को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि H की भी जो क्रियाशीलता है वो Cu से ज्यादा रहती है। तो कौन सी धातु आ जाएगी, सी ऑप्शन, कॉपर आ जाएगा इसमें 15 में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया इसमें, 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धमनियां वे रुधिर वाहिनियां है जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती है। दूसरा है, यह सुनिश्चित करने के लिए रुधिर केवल हृदय से शरीर के सभी भागों की ओर प्रभावित होता है, यानी बाहर ना निकले, इसलिए उसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। तीसरा है, धमनियों की भित्तियां अपेक्षाकृत क्या होती है, पतली होती है। इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सा होना चाहिए, तो धमनियों की जो भित्तियां वो पतली तो नहीं होती, ये वाली बात, तो इनकी भित्तियां तो मोटी होती है, ताकि अगर रुधिर का जो प्रवाह है वो ज्यादा भी हो जाए तो उनको फटने का डर ना रहे, तो इसकी भित्तियां होती है वो मोटी होती है, यानी इनका प्रत्यास्थ होते हैं वो ज्यादा रहते हैं, और इनका अधिक दाब होता है, दाब अधिक है तभी तो भित्तियां मोटी है, तभी उनको फटने का डर नहीं रहता। और इससे जो उल्टी होती है, सिराएं होती है, उनकी जो भित्तियां हैं वो पतली रहती है, सिराएं हैं उनकी जो भित्तियां हैं पतली रहती है, क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन वहीन होता है, वो हृदय तक लेके जाती है, और ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ला रही है धमनियां, ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और सिराओं में होते हैं वाल्व, जो वाल्व हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, सिराओं में पाए जाते हैं, न कि धमनियों में पाए जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो इसमें सही, यानी केवल फर्स्ट ऑप्शन जो राइट रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन में हमारा, ठीक है। अब दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है, पौधे के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करना, यानी पौधे के बारे में कुछ विशेषता दी गई। पहला, चौड़ी चपटी पत्तियां। दूसरा क्या है, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण। तीसरा है, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना। चार है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास। पांच पे है, शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हो। अब क्या है, इनमें से मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण बताने, यानी मरुस्थल में जो पौधा पाया जाएगा उसमें इनमें से कौन सी क्वालिटी होती है वो आपको बताना है। तो मरुस्थल में क्या होता है, पानी की कमी है, पानी की कमी है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां के जो पौधे होंगे अपने आप को उसी एनवायरमेंट में ढालेंगे। इसके लिए क्या होता है, उनकी जो पत्ती है वो लगभग या तो पतली रहेगी या कांटों के समान होती है, जैसे नागफनी और हमारा कैक्टस का जो पौधा है उसमें आपने देखा होगा, और पत्तियां ऐसी है कांटों के समान। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो कौन करेगा, तना करेगा, कौन करेगा, तना करेगा प्रकाश संश्लेषण का काम। और इनकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक क्यों होगी, गहराई तक क्यों होगी, क्योंकि पानी की कमी है, जो भूमि का जो जल है, यानी भूमिगत जल का जो लेवल है वो क्या है, बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, तो इनको जड़ों को नीचे तक जाना पड़ेगा, गहराई तक जल को अवशोषित करने के लिए, तो इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक रहती है, ये बात भी ठीक है। तने द्वारा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, और पत्तियां ना के बराबर है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो बहुत कम होगी, क्योंकि पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है, पानी को बाहर निकाला जाता है, तो पत्तियां है नहीं तो पानी का ह्रास बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये सब मरुस्थलीय पौधों की क्या विशेषता है। चौड़ी चपटी पत्तियां ऐसे पौधे पाए जाएंगे मैदानी इलाकों में, कहाँ पाए जाएंगे, जहां मैदान होगा वहां पे पाए जाएंगे। शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हैं ऐसे होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ऐसे पौधे कहाँ का पाए जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में, जो शंक्वाकार पौधे हैं वो पर्वतीय, क्योंकि वहां पे जो सर्दी का मौसम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो बर्फ भी गिरेगी, तो बर्फ गिरेगी तो पौधे पे ना रुके, इसलिए उन्होंने अपनी जो शेप है वो इस प्रकार से बनाई हुई है। तो इसमें दो भी ठीक है, तीन भी ठीक है और चार भी ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, दो, तीन और चार वाला बी ऑप्शन राइट रहेगा 17 में, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन है,
नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या दिया, पहला कथन दिया प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा हो गया, उसको पत्तियां चेंज कर रही है, क्या बना रही है, उसके द्वारा जो क्लोरोफिल है पत्तियों में, उससे प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, यानी एक क्या होगा, सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर दिया, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, तो ये बात ठीक है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का उपयोग होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पत्तियों को, और क्या चाहिए, जल चाहिए, जो जड़ों द्वारा मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उनको किसे मिलती है, वायुमंडल से मिलती है, और सूर्य का प्रकाश तो मिल ही गया सूर्य से, ठीक है, तो ये बात भी क्या हो गई इसमें, ठीक है, यानी फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। अब क्या, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 प्रयुक्त होती है, तो ये बात क्या है, गलत है, तो इससे अपोजिट होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और CO2 प्रयुक्त होती है, ये बात ठीक है। अब 5 पे क्या दे दिया, प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि दोनों समय पर होता है, तो क्या इसमें ये बात आपको क्या लग रही है, 5 नंबर भी इसमें क्या सही होना चाहिए, तो इसमें नहीं आएगा, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होगा तो सूर्य तो दिन में रहेगा, रात में कहाँ से होगा, तो ये भी नहीं आएगा, सही कथन देखना हमें, फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, और कौन सा ठीक है, फोर्थ ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या किया है उसने, CO2 लिया है, कार्बन यानी वायुमंडल से क्या लिया है, CO2 लिया है, और क्या लिया है उसने, जड़ों द्वारा H2O यानी जल लिया है, और बनाया क्या है उसने, C6H12O6 ग्लूकोज बनाया है, और O2 को क्या किया है, मुक्त किया है, यानी ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा है। इसके लिए इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमने कार्बन के 6 चाहिए, इसको 6 से करेंगे। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए, 12 हो गए, 6 ये रहा, और इसको 3 कर देंगे तो ये भी 6 हो गया। अब ऑक्सीजन के यानी हाइड्रोजन के कितने हैं, 12 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 ऑक्सीजन के ये रहे और 12 ये रहे, तो ये यहाँ पे 3 ना आकर क्या आएगा हमारा, 6 तो यहाँ आ गया हमारा। अब बचे कितने हमारे पास में, 12 और बच गए, तो 12 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, 6 O2 को बाहर निकालेगा और ये ग्लूकोज बनाएगा, जो भोजन है ग्लूकोज के रूप में पौधे लेंगे, ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में पत्तियों द्वारा, CO2 प्रयुक्त होता है, O2 मुक्त होता है, और जल की उनको आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। तो क्या किया हमने, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ किया, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन राइट रहेगा हमारा जो दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। पहला है क्षुधांतर, क्षुधांतर होता है समान इंस्टाइन्स को बोलते हैं, अत्यधिक कुंडलित नली है जिसकी लंबाई वृहदांतर से, जो हमारी लार्ज इंस्टाइन्स है उससे कम होती है, तो ये बात गलत है, वृहदांतर से क्षुधांतर की लंबाई ज्यादा होती है। इसकी लंबाई कितनी रहती है, इसकी तो जो क्षुधा वृहदांतर है इसकी रहती है 1.5, और जो हमारा ये दिया हुआ है इसकी रहती है 7.5 मीटर के आसपास, लगभग है ये, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब है क्षुधांतर यकृत और अग्नाशय स्राव प्राप्त करता है, तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे लीवर बोलते हैं, और ये पितरस का स्राव करता है, और अग्नाशय से भी स्राव प्राप्त करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है, ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है। अग्नाशय रस वसाओं पर क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, तो अग्नाशय रस सरल वसाओं पर क्रिया न करके किस पे करते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करते हैं, ये किस पे करते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करते हैं, वसाओं पर क्रिया नहीं करते, ये बात भी गलत है, यानी 2 और 3 दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जो इसमें सही है, तो 2 और 3 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, ठीक है। अब है 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, एक कॉलम में दे दिया हमें, क्या दिया, पेंसिलिन, चेचक का टीका, किण्वन, यानी कुछ आविष्कार दे दी, ठीक है। दूसरी तरफ है उनको ये जो किया है, जो क्रियाएं हैं, जो प्रयोग है, ये किसने किया है, दूसरी तरफ वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, तो इनको हमें क्या करना है, मिलाना है, ठीक है, इनको मिलाना है हमें।
तो पहला क्या दिया है, पहला दिया हुआ है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो शैवाल से प्राप्त की जाती है, एक एंटीबॉडी है। पेनिसिलिन एक एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है हमारी पेनिसिलिन। तो इसकी खोज की थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी 4 से मिल जाएगा ये। अब है चेचक का टीका। तो चेचक का टीका किसने किया था, सबको पता होगा लगभग। चेचक का टीका किया था एडवर्ड जेनर ने, 5 से मिल जाएगा। किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया जब क्या, किण्वन की क्रिया कौन सी होगी, जो हमारी जो इसका शुगर को यानी शर्करा को किसमें परिवर्तित करती है, अल्कोहल में परिवर्तित करती है, किण्वन की क्रिया वो होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी खोज किसने की थी, किण्वन की क्रिया की लुईस पास्चर। 3 से मैच हो गया। अब है बेसिलस एंथ्रिस, ये इसकी खोज किसने की थी, बेसिलस एंथ्रिस इसकी की थी रॉबर्ट कोच ने। किसकी की थी, रॉबर्ट कोच ने। अब ग्रेगर जोन मेडल दिया जिसने मटर के पौधों पर किया था, यानी विभिन्नता वाला जो नियम है कि इसमें जो हावी जो गुण रहते हैं हमारे, वो एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी में अपने आप उजागर, जो मैटर वाला प्रयोग किया था, वो है ग्रेगर जोन मेडल। ठीक है, तो यही बचा था एक, बाकी तो सब हमने कर दिया। पेंसिलिन का किससे किया था हमने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर से, किण्वन की लुई पास्चर, पेनिसिलिन से रॉबर्ट कोच से। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, पेनिसिलिन किससे की है हमने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 4 से। ए को मिलाया 4 से, यानी 3 ऑप्शन में दिया, नहीं पता चला। अब की है चेचक का टीका किया हमने एडवर्ड जेनर 5 से, तो 5 है ए और बी ऑप्शन में, नहीं पता चला। अब है किण्वन की क्रिया 3 से, लुई पास्चर से, यानी फर्स्ट ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो इसमें सही होना चाहिए। अब बेसिलस एंथ्रिस 1 से, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा हमारा, जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, अब है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश की किरणों के संबंध में अलग अलग तौर पर सही है, वो आपको इसमें देखना है। पहला है ये अमूर्त संरचनाएं हैं। दूसरा ये दृष्ट निरूपण है, जो भौतिक परिघटनाओं को समझने में मदद करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संबंध बता रहे हैं। तो ये अमूर्त संरचनाएं हैं, ये दृष्ट निरूपण जो भौतिक परिघटनाओं को समझने में मदद करती हैं। तो ऐसी क्या होती है, प्रकाश की किरणें होती हैं। अमूर्त होती है, हमें कहाँ दिखती है, दिखती है, नहीं दिखती, देखने में मदद करती है हमारी। और ये भौतिक परिघटनाओं को की, भौतिक जो परिघटनाएं हैं कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है जो, वो सब उन घटनाओं को समझने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। तो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें सही रहेंगे। 21 में क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट रहेगा। 22 क्या दे दिया, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है। तो संज्ञानात्मक वैधता यानी कि उस लेवल तक, उस लेवल को समझाना कि बच्चे का मानसिक स्तर कितना है, उसी हिसाब से उसको समझाना। ऐसा नहीं है बच्चा है सिर्फ 6 ईयर का, उसको पढ़ा रहे हैं हम 10th लेवल का, नहीं, उस लेवल का ही पढ़ाओ जितना बच्चा जान सकता है, उसकी जो मानसिक स्तर है उसी हिसाब से पढ़ाना उसको। तो संज्ञानात्मक वैधता वही है। पहला है पाठ्यचर्या में हस्त गतिविधियों पर केंद्रीकरण। दूसरा है पाठ्यचर्या सामग्री की आयु उपयुक्तता। तीसरा सतत आंकलन पर ध्यान। 4 है पाठ्यचर्या में संवैधानिक मूल्यों के प्रति समान। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सही होगा, पाठ्यचर्या की सामग्री की आयु उपयुक्तता, आयु के अकॉर्डिंग उस चीज को समझाना, तो ये सही रहेगा। 22 में बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, राइट रहेगा। 23 क्या दे दिया, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। पहले विज्ञान को भौतिक, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के रूप में पढ़ाना शुरू करना। दूसरे, विज्ञान की विषय वस्तु को माध्यमिक स्तर के विज्ञान के तनुकृत रूप में स्वीकार करना। 3 पे है अकादमिक और व्यवसायिक धाराओं के बीच में कड़ा पृथक्करण होना चाहिए। 4 है वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या सही है, तो विज्ञान है।
विज्ञान को बिना करे, बिना प्रयोग किए हम नहीं समझ, यानी जितनी ज़्यादा उसमें गतिविधियाँ होगी, क्रियाएँ होगी, वो चीज़ उतनी ही सही रहेगी। तो यही इसमें सही रहेगा। यानी गतिविधि और प्रयोग द्वारा पहुँचना चाहिए उस चीज़ को, हम करके देखेंगे, अनुभव करेंगे उस चीज़ का, तभी तो वो चीज़ सही रहेगी। तो ये इसमें सही रहेगा डी ऑप्शन। 24 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन-सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर-गाँव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी? पहले पाठ्यचर्या में ग्रामीण जीवन शैलियों को प्रतिबिंबित करना। दूसरा, भोजन जैसे मुद्दों को कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ाना। 3 है क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर विज्ञान कैंपों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। 4 है ग्रामीण स्कूली पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा सही होना चाहिए? हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि विज्ञान जो शहर का और गांव का जो माहौल है, इनके बीच में कौन सी चीज जो सही सही होगी, यानी दोनों के बीच का जो गैप है उसको कम करने में मददगार सिद्ध होगी। इसमें आएगा ग्रामीण स्कूल पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना। ये जो है वो इसमें कोई रोल निभाएगी नहीं। अगर स्कूल की जो ग्रामीण है वहाँ का जो पाठ्यचर्या है उसको हम आसान कर देंगे तो वहाँ के बच्चे हैं वो क्या ज्यादा सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। शहर वालों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो और बेहतर कर पाएंगे तो और ज्यादा गैप आएगा, इससे नए की जो गैप है वो कम होगा। तो ये इसमें सही रहेगा डी। ठीक है। अब क्या है 25 नंबर क्वेश्चन। अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका समझने का प्रयास करिए कि पौधे कैसे उगते हैं। उन्हें अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहु बीज विभिन्न स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए। उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों ने तो पौधे के रूप में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया, जबकि अन्य मर गए। शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकनों का प्रयोग करके सोचे कि वे क्या कारक हो सकते हैं जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए। इस गतिविधि के द्वारा कौन से प्रक्रिया कौशल के विकसित होने की संभावना है? ठीक है। इसमें परिकल्पना का, पूर्वानुमान का, वर्गीकरण का या मापने का कौन सा आपको लग रहा है जो कौशल विकसित होगा बच्चों में ऐसा करने पे? तो ऐसा करने पे क्या है परिकल्पना कि बच्चे सोचेंगे कि हो सकता है उस जो पौधा है जो उगा नहीं उसको क्या है पानी नहीं मिला हो, या वहां की मिट्टी है वो अच्छी नहीं हो, सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, यानी कल्पना ही करेंगे, उनको सही तरीका नहीं पता हो। ठीक है। वर्गीकरण करते अगर कुछ पौधे छोटे होते बड़े होते तो वर्गीकरण वाला कौशल उनमें क्या होता विकसित होता, पर इसमें परिकल्पना कौशल क्या होगा सबसे अच्छा विकसित होगा। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब क्या है 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। 1822 में एलिक्स सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने से बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्स उसका जो क्षतिग्रस्त हो गया था, अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका, अपने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उसने इस अवसर का प्रयोग अमाशय के अंदर झांककर पाचन प्रक्रिया को समझने के लिए किया। अब क्या है विज्ञान की विषय वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है? पहला, विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसित होता है। दूसरा है विज्ञान में ध्यान पूर्वक अवलोकन की क्या होती है आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको कौन सा कौशल इसमें विकसित हुआ या नहीं हुआ? तो ध्यानपूर्वक अवलोकन पहले से तो क्या निर्धारित, उसको पता था कि उसको गोली लगेगी उससे ये हानि होगी? नहीं पता था, तभी तो उस चीज का वो इलाज नहीं कर पाए। पता होता तो वो उसका इलाज कर देता। यानी क्या है विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है, यानी दो ऑप्शन जो है केवल वो ही इसमें राइट, यानी बी ऑप्शन राइट रहेगा जो हमारा दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। अब क्या दे दिया 27 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है? पहला है जहां भी आवश्यकता हो वहां अन्य विषयों में प्रचुर मात्रा में उदाहरण और अंतर्दृष्टियां प्रयोग करनी चाहिए। दूसरा है ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होने चाहिए, गलत उत्तरों पर नहीं। तीसरा है मुक्त क्रीड़ा और खुले अन्वेषण को महत्व देना। चार है संकल्पात्मक स्पष्टता को बढ़ाने और ध्यान स्थानीय संदर्भों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें कौन सा लग रहा है जो आपको इसमें सही होना चाहिए 27 नंबर क्वेश्चन में? तो 27 में आएगा
ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर नहीं होना चाहिए, कि हो सकता है बच्चा उस चीज का गलत आंसर दे, तो ऐसा नहीं, आपको उसको नकार देना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि बच्चे ने ये आंसर क्यों दिया, आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो है वो सही रहेगा, 27 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। 28 नंबर क्वेश्चन कहते हैं विभवांतर की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती है जिससे पानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर गति करता है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग करें, यानी हम जो टंकी है पानी की वो ऊपर क्यों रखते हैं, ताकि जो पानी का प्रेशर है वो सही रहे, तभी तो पानी नीचे आएगा। तो ठीक है, इसीलिए वो टंकी का उदाहरण देती है। पहला तर्क देना, दूसरा है तुल्य रूपता, तीसरा वास्तविक वस्तुएं, चार है खुले सिरे के सवाल पूछना। तो कौन सी युक्ति प्रयुक्त करी है टीचर इससे, इससे क्या किया है टीचर ने, 28 में क्या आएगा हमारा, उसने तुलना की है कि अगर टंकी की जगह क्या और कुछ रखते हम तो क्या होता है, यानी तुलना करके वो बच्चों को समझाने की वो कोशिश कर रही है। बी ऑप्शन राइट होगा 28 में। 29 क्या दे दिया, एक शिक्षिका अपनी कक्षा 7 के छात्रों को विभिन्न प्रकार की मृदा से परिचित कराने का प्रयास करिए। वे 3 प्रकार की मृदा का नाम बताने से शुरू करती है। पहली है बलुई मृदा, दूसरी है मृणमय मृदा, तीसरी है दोमटी मृदा जो ज्यादा उपजाऊ होती है। वह हर मृदा के गुण धर्म की व्याख्या करके कणीय प्रकृति के आधार पर करती है। यानी जो मृदा की व्याख्या वो किस प्रकार, कण की, उसके कण छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ठीक है, उस प्रकार करती है। फिर वह छात्रों को हर प्रकार की मृदा का एक नमूना दिखाती और सब नमूनों की अंतःस्त्राण दर में अंतर को भी दर्शाती है। अंतःस्त्राण जल ग्रहण करने की क्षमता। जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि से आप इस उपागम से कैसे मूल्यांकित करेंगे, यानी वो टीचर क्या कर रही है, अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। पहला, ये एक प्रभावशाली उपागम है जो जांच को बढ़ावा देता है। दूसरा, मृदा के अधिक नमूने का निर्देशन उपागम को जांच उन्मुख बना देगा। तीसरा, जांच को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। अंत में प्रश्नों को पूछना उपागम को जांच उन्मुख बना देगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा, तो यह है जांच को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। अगर वो टीचर ऐसा समझाने के बाद में बच्चों को खुद बोलती कि आप घर जाइए और ऐसी मिट्टी की पहचान कीजिए कि कौन सी बलुई मृदा है, कौन सी मृणमय मृदा है, कौन सी दोमटी मृदा है, तो वो चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। तो सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार में ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपयुक्त अवलोकन से निम्न में से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता है। दूसरा, मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सही बात है, मोमबत्ती क्यों बुझ गई, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, क्योंकि मोमबत्ती जल रही थी। ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगाया तो ऑक्सीजन नहीं मिली और कुछ टाइम वो बुझ गई। क्यों, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यही ऑप्शन सही रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता थी और वायु उसको मिली नहीं, तो यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। एक और दो, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन की जरूरत है और वायु की भी जरूरत है, वायु में ऑक्सीजन तो है, तो इसमें सी ऑप्शन भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन इसमें दोनों सही हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।